हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हिस्ट्री केमिस्ट्री। दिस इज अक्षय बिश्नोई और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की सीरीज में अगला चैप्टर, जिसमें आज हम टाइम पीरियड करेंगे 1320 से 1351, 320, 1322, 1351, जिसमें हम आज दो सुल्तान कवर करेंगे, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी वो थी जो दिल्ली में सबसे ज्यादा 94 वर्ष तक सल्तनत काल में राज करती है। सबसे ज्यादा राज करने वाली डायनेस्टी थी ये। इसमें तीन प्रमुख सुल्तान हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। अब आज हम दो सुल्तान कवर करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने अलाउद्दीन खिलजी को कवर किया था, किस तरीके से उन्होंने सैन्य सुधार, बाजार सुधार और एक बड़ी सेना कायम की थी। दक्षिण भारत को भी जीता था। और अब उनके बाद जो खुसरो शाह उनके वंशज थे, उनको हटाकर गद्दी से कौन नायक बन चुका है दिल्ली का? गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक। ये पहले दिल्ली सुल्तान थे जिन्होंने गाजी की उपाधि ली थी। गाजी जो काफिरों का वध करने वाला। अब गयासुद्दीन तुगलक, अब ये जो थे गाजी मलिक की उपाधि इन्होंने ली थी, लेकिन ये अलाउद्दीन के कंपैरिजन में, या आप कह सकते हैं कि नई डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई तो वो भी रीजन हो सकता है। ये नरम स्वभाव, इन्होंने नरम नीति अपनाई, मिडिल की नीति अपनाई। ज्यादा नरम भी नहीं लेकिन अलाउद्दीन के जितने कठोर भी नहीं। इन्होंने उलेमा की भी बात कुछ हद तक मानी। और सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए इनके 5 वर्ष के, जो ये 1320 से 1325 तक इनकी हुकूमत थी, उसको याद किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री में कंसीडर किया जाता है। तो वो किया जाता है, एक तो इन्होंने दक्षिण के राज्यों को जो अलाउद्दीन खिलजी ने के समय जीत लिए गए थे, लेकिन उनको आधिपत्य के अंदर रखा गया था, सजरनिटी के अंदर रखा गया था, सोवरनिटी के अंदर नहीं, कि डायरेक्ट वो इंक्लूड नहीं किए गए थे, सल्तनत के अंदर नहीं मिलाए गए थे। वहां से टैक्स आता था, कोई दरबार में हाजिरी भी आ जाती थी, लेकिन अभी वो अपने इंटरनल मैटर्स में आजाद थे। लेकिन इन्होंने दक्षिण के राज्यों को अपने स्टेट में मिलाना शुरू कर दिया। दूसरा, अब इसके साथ साथ ही इन्होंने क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने खालिसा बढ़ाते हुए प्लस जो हिंदू जमींदार थे, मुकदम्स थे, चौधरी थे, उनके अधिकार उनसे छीन लिए थे, वो अधिकार उनको वापस लौटाए। और जो 50% जो रेवेन्यू लगा रहे थे, उसको 1/3, 1/2 किया इन्होंने। 1/4 और 1/3 किया गयासुद्दीन तुगलक ने। और इन्होंने जो पहले चल रही थी सिस्टम रेवेन्यू का, उसको चेंज करते हुए गला बटाई और नक्स बटाई सिस्टम शुरू किए, जिसमें आप कह सकते हैं कि मौसम, या कह सकते हैं कि किस प्रकार की फसल सीजन में हो रही है, उसी के हिसाब से टैक्स लिया जाता था, रेवेन्यू लिया जाता था। एक गला बटाई होता था जो फसल खड़ी कटने के बाद, और एक होता था खेत बटाई, जो आप कह सकते हैं फसल खड़ी है तभी उसी टाइम डिसाइड होता था कि क्या रेवेन्यू है। और तीसरा होता था, उसमें ये देखते थे कि जब वो कट कर उनके गठेरे बन जाते थे, तब उनको अलग किया जाता था, तब रेवेन्यू डिसाइड होता था। तो इस तरीके से इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम में सुधार किया, दिल्ली के सल्तनत का विस्तार किया। और तो और उसके बाद ये बंगाल आप याद रखें कि बलबन के टाइम से ही, बुगरा खान की मैंने आपको बताया था कि वहां हुकूमत थी, तो बलबन के टाइम से ही वहां बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में अपनी एग्जिस्टेंस कर रहा था। या तो इन्होंने एक मुहिम, लास्ट मुहिम थी जो इनकी, वो गयासुद्दीन तुगलक की जो लास्ट मुहिम थी, वो बंगाल की तरफ थी। ये बंगाल गए और वहां से जीत कर वापस आए, रास्ते में एक हिंदू शासक को भी हराया। और तब वापस इनका दिल्ली के एक संत थे, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ इनका थोड़ा मनमुटाव था। तो उन्होंने कहा था, हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है, जब ये वापस आ रहे थे। और ये बात सच भी हुई। दिल्ली के बाहर तुगलकाबाद के पास अफगानपुर नाम का गांव था, जहां इनके स्वागत के लिए एक लकड़ी का स्टेज, एक लकड़ी का महल बनाया गया, जिसके गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो एक मात्र दुर्घटना थी, जैसे बर्नी, लेकिन फरिश्ता के अनुसार ये किया गया था, इब्न बतूता के अनुसार ये कहा गया कि ये जोना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा करवाया गया था। तो इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक की 5 साल की जो आप कह सकते हैं हुकूमत थी, उसका अंत हुआ, और उनके ही पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक, इस नाम पे फोकस कीजिए। आपने कभी कभी न्यूज में देखा होगा कि तुगलकी फरमान जारी कर दिया है,
वो तुगलकी फरमान, या आप जैसे मेरे फादर साहब कहते हैं कि तुगलकी डिसीजन लिया है आपने कि एकदम खड़े खड़े पैर बिना सोचे समझे आगे पीछे का एक फैसला कर देना जो ठीक लग रहा हो उस टाइम, लेकिन उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, उसके व्यवहारिक किस तरीके से उसके नतीजे होंगे वो सोचे बिना, उसको कैसे जमीन पे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो सोचे बिना वो फैसला कर लेना। तो तुगलक के 5 फैसले मशहूर थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है और मोहम्मद बिन तुगलक के गद्दी पर बैठते ही एक मंगोलों की तरफ से हमला होता है। मंगोल जो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया के लगातार हमले कर रहे थे, मंगोलों की तरफ से जो हमला होता है, तरमशरीन नाम का मंगोल लीडर यहां पर हमला करता है दिल्ली सल्तनत की। तो बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक उसको एक प्रकार से हरजाना या कह सकते हैं घूस देकर या एक प्रकार की मॉनेटरी डील कर कर उसको वापस भेज देता है दोस्ताना वे में, और पैसा उसको दे दिया जाता है। उस टाइम पे कुछ आप कह सकते हैं कुछ मंगोल दिल्ली में रुकते भी हैं और मंगोलपुर नाम की जगह वो रहते हैं, इस्लाम के कबूल करते हैं। खैर उसके बाद जब आप देखिए कि पिछले के 2 सुल्तान ताकतवर रहे थे, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, साउथ के स्टेट्स भी जीते गए, तो दिल्ली सल्तनत काफी हद तक अपने पीक पॉइंट की तरफ थी और दौलत भी काफी थी। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक एक सुल्तान के तौर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और उन्होंने ऐसे ही कुछ डिसीजन लिए भी। अब मोहम्मद बिन तुगलक की वो 5 योजनाएं कौन सी थी? पहला काम ये करते हैं, दोआब में कर वृद्धि, यानी दोआब जो इलाका है गंगा यमुना और ये उपजाऊ इलाका जो था 2 नदियों के बीच का, वहां पर टैक्स को इंक्रीज कर देते हैं। अपनी जो सबसे उपजाऊ जमीनें स्टेट के अंडर, खालिसा के अंडर आ रही होती हैं, तो वो टैक्सेशन इंक्रीज इन दोआब। ये फैसला किया जाता है, टैक्सेशन इंक्रीज इन दोआब। अब टैक्स बढ़ाना था, सुल्तान पहले भी बढ़ाते रहे हैं, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस टाइम इन्होंने ये फैसला किया तब अकाल पड़ गई। उससे पहले भी कुछ फसल अच्छी नहीं हो रही थी और तब अकाल पड़ गई। तो अब जो किसान है वो कैसे पे करेगा जब अकाल ही पड़ रहे हैं, ऊपर से बढ़ा हुआ टैक्स। लेकिन इन्होंने सख्ती से उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो बड़े अपना घर छोड़कर भाग गए किसान। बड़ी खेती और स्टेट को इवेंचुअली नुकसान हुआ उस नीति का, कुछ विद्रोह भी हुए छोटे छोटे। और इस तरीके से इसलिए बाद में इनको दीवाने को ही, जो एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था जिसका श्रेय मोहम्मद बिन तुगलक को जाता है, वो बनाना पड़ा, जो किसानों को लोन देता था उनकी इस कंडीशन से कुछ सुधार करने या वापस अपनी खेती जमीन पर लौटने में। तो ये एक प्रकार से पहली योजना उनकी थी जो इंप्लीमेंट की और साथ ही साथ नाकाम रही। दूसरी योजना उनकी थी जो उन्होंने एक प्रकार से करेंसी में एक्सपेरिमेंट किया, सांकेतिक मुद्रा चलाई। करेंसी एक्सपेरिमेंट, ये इन्होंने, आज सांकेतिक मुद्रा चलती है, आज हमारे पास पैसे हैं, गांधी जी हैं, ये कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन इसको पैसा क्या बनाती है कि सरकार के पास इतना सोना है, इतना पैसा वो छाप सकते हैं और वो हमारे, अब मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो ये एक प्रकार का साइकोलॉजी में सेट है कि एक मनी है, एक वैल्यू है इसकी, जैसे 100 रुपए दिए तो इसकी 100 रुपए की चीज आएगी, ये सांकेतिक मुद्रा है। लेकिन मध्यकाल में आप नोट कीजिए, मेडिवल पीरियड में ये चीज करनी बहुत बड़ी बात थी। और एक प्रकार से उससे पहले सिर्फ जो कह सकते हैं कि कुबलाई खान, जिनका मंगोल शासक थे चाइना के, उन्होंने ये तो इंप्लीमेंट किया था 1260 में। एक मिडिल ईस्ट के राजा थे, सुल्तान थे, उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ये इंडिया में इंप्लीमेंट किया और ये बुरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज की करेंसी स्थापित कर दी कि ब्रॉन्ज आप कांस्य या तांबे का सिक्का आप दोगे, चांदी के बराबर उसकी वैल्यू होगी, स्टेट के पास इतनी चांदी है, आप इसको चांदी के बराबर इसकी वैल्यू मानो और इंप्लीमेंट करो। लेकिन लोगों ने क्या किया कि वो पूरी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया था, मिंट वगैरह ये उस टाइम पे इतनी इस्टेब्लिश नहीं थी या इसको फॉलो थ्रू नहीं किया गया था। तो वो जो डिसीजन का क्या रिजल्ट निकलता है कि लोगों ने तांबे के बहुत से सिक्के बना लिए और करेंसी की वैल्यू क्रैश कर गई। तब इनको एकदम से वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। इन्होंने कह दिया कि आप अपने तांबे के सिक्के दीजिए
और चांदी के ले जाइए। तो लोगों ने घर भर लिए तांबे के सिक्कों के और जाकर चांदी रिप्लेस की। इससे स्टेट की जो आप कह सकते हैं खजाना था उस पर बहुत नुकसान पड़ा। कहते हैं कि खाली तक हुआ, लेकिन वो काफी उस पर नुकसान आया। तो ये बुरी तरह करेंसी एक्सपेरिमेंट भी नाकाम रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक तो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो कैसे मानते? तो उन्होंने एक और डिसीजन लिया। उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के राज्य जीत लिए थे, तो अब बड़ा स्टेट हो चुका था। पहले दिल्ली बेस्ट जगह लग रही थी नॉर्थ वेस्ट को कैप्चर करने के लिए। अब तर्मशरीन का लास्ट फैसला था, अटैक था मंगोलों का, तो उसमें उनके साथ पैसे की डील हो गई, उनको दोस्ताना संबंध भी हो गए 1327 में। उसके बाद मंगोलों की तरफ से इवेंचुअल अब कोई खतरा नहीं है, कंडीशन ऐसी हो चुकी है। तो क्या करते हैं कि दक्षिण में फोकस करते हैं, दक्षिण के स्टेट मिला लिए। तो अब बड़ा हो गया, तो उस हिसाब से देवगिरी जो है वो बीच में पड़ती है। तो वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे कैपिटल है, मेरी स्टेट की राजधानी देवगिरी लेके जाऊंगा, इसका नाम बदल के दौलताबाद करूंगा मैं। दौलताबाद नाम करते हैं देवगिरी का और कैपिटल शिफ्ट करते हैं देवगिरी में। तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल शिफ्ट टू देवगिरी। अब देवगिरी दौलताबाद बन गया, और दौलताबाद बनने से यहां तक एक बड़ा डिसीजन था ये, लेकिन कुछ हद तक चल जाता। लेकिन इसमें उन्होंने एक चीज एडिशन की जो कि मेडिवल सुल्तान ही कर सकता है, कि मैं जा रहा हूं, सारी दिल्ली जाएगी, मुझे यही रौनक यही रंग वहां चाहिए, यहां कोई नहीं रहेगा। तो बताया जाता है कि इस सख्ती से ये लागू किया गया था कि वापस वहां पर सिर्फ एक अंधा और एक लंगड़ा इंसान बचे थे, कुत्ते बिल्ली तक नहीं मिल रहे थे, ऐसे हालात हो गए थे, दिल्ली पूरी तरह उजड़ गई थी। और ये कैपिटल को दौलताबाद ले गए। लेकिन वहां आप कह सकते हैं कि दिल्ली इतने टाइम से कैपिटल थी, तो उसके कुछ कारण थे। इनको देवगिरी में स्टैब्लिश करने में, वहां से नॉर्थ को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम्स आई। ये वापस आते हैं। अब जो आना और जाना और एक लाखों लोगों के साथ, लाख लोग, मतलब कैपिटल को पूरी को मूव करना है, तो बड़े लोग आप समझ सकते हैं। कोविड के टाइम हमने देखा कि लोगों ने पलायन किया एक शहर से दूसरे शहर, कितना नुकसान हुआ। तो मेडिवल मध्यकाल में तो आप सोच के देखिए कितना कोई ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, तो बड़े लोगों की जान गई। ये वापस दिल्ली आते हैं और ये डिजास्टर फैसला आप कह सकते हैं कि इसका अंत होता है। लेकिन इसमें सल्तनत को एक कह सकते हैं कि लोगों का, सल्तनत का, ये मोहम्मद बिन तुगलक के डिजास्टर्स डिसीजन थे। इन 3 डिसीजंस के बाद अगला फैसला ये क्या करते हैं, अब इनको एक मिलिट्री ग्लोरी चाहिए थी। मतलब ऑब्वियसली जो मध्यकाल के सुल्तान थे, आज भी आप कोई बड़ी कंट्री, तो ग्लोरी उनको चाहिए होती है कि जब वो दूसरी कंट्री को हराते हैं या मिलिट्री कैंपेन्स करते हैं। ये मध्यकाल में थॉट प्रोसेस और ज्यादा उग्र थी, वो दौर ही ऐसा था। तो इनको अब मिलिट्री ग्लोरी के लिए इन्होंने क्या किया, बड़ी आर्मी, उसको खुरासान अभियान बनाया, भेजा इन्होंने। खुरासान मध्य एशिया में आप समझ लीजिए एक जगह है, इस्लामिक दुनिया में खुरासान कहा जाता है उसको। तो वहां उसको जीतना था इन्होंने। तो इसमें 3 ये मंगोल, मोहम्मद बिन तुगलक, मंगोल राजा तर्मशरीन और मिस्र के राजा, इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया। वहां के अब्दुल्ला खान थे खुरासान के सुल्तान, उनके खिलाफ। अब वो बड़ा प्लान था, पहली बार कोई भारत का कि मध्य एशिया को जीतना है, भारत का सुल्तान ये प्लान कर रहा था। इन्होंने 3,70,000 की फौज तैयार की, उसको 1 साल की तनख्वाह भी एडवांस दे दी। और लेकिन वो प्लान बाद में इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एक प्रकार से कभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। तो वो भी एक प्रकार से इतना पैसा पहले ही लगा दिया गया और एक बड़ी फौज को, एनर्जी को वेस्ट किया गया। तो आप कह सकते हैं चौथा इनका डिसीजन था कैंपेन इन खुरासान। और पांचवा इन्होंने क्या डिसीजन लिया, पांचवा फैसला ये क्या करते हैं, ये किराचिल, या आप कह सकते हैं तिब्बत की तरफ पहाड़ी इलाके में एक मुहिम करते हैं कि उसको जीता जाएगा, तिब्बत को जीता जाएगा। किराचिल कहते थे, तो उसको जीता जाएगा। वहां ये 1 लाख की फौज तैयार करके उस तरफ भेजते हैं, जिसमें से कहते हैं कि एक व्यक्ति वापस लौटा, तो वो पूरी फौज ही पेरिश हो गई, मौसम के लिए इक्विप्ड नहीं थी उस ठंड के लिए,
फौजी तैयार नहीं थे उस तरीके के, और वो भी एक तुगलकी फरमान था। तो किराचिल का एक्सपेरिमेंट भी इनका नाकाम रहा। तो इन 5 फैसलों के कारण तुगलकी फरमान आज तक दुनिया में मशहूर है। मोहम्मद बिन तुगलक को एक आप कह सकते हैं उस तरीके का सुल्तान माना जाता है। कैंपेन इन किराचिल। अब कैंपेन इन किराचिल हो गई, ये सब हो गया। तो आपको फिर वही बात की दक्षिण को मिला लिया गया था। दक्षिण को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्टेट में शामिल नहीं किया था, वो एक स्मार्ट मूव था। इन्होंने उसको शामिल कर लिया। उसका एक डिसीजन ये था कि इसका प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि बहुत बड़ा हो गई थी सल्तनत, और उसके अब जब ऐसे कैंपेन्स हो रहे हैं, सुल्तान वहां बिजी है, तो विद्रोह भी होंगे, ऊपर से टैक्सेशन बढ़ाए जा रहे हैं, करेंसी का वैल्यू गिराया जा रहा है। तो इन सब के रिजल्ट, और साउथ दूर दराज के जो स्टेट थे वो रिवोल्ट करेंगे ही, और बहुत से रिवोल्ट हुए। सबसे ज्यादा अगर किसी दिल्ली सुल्तान के राज्य में रिवोल्ट हुए तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 34 विद्रोह हुए। 34 विद्रोहों को इनको डील करना पड़ा। तो ये एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि जब इनकी मृत्यु होती है तो बर्नी लिखता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। इस तरीके से ये 1325 से लेकर 1351 तक का जो वक्त था, 1351 तक का जो वक्त था, ये कुछ जगह 24 भी मिलता है। ये जो वक्त था, ये इस वक्त 51 में इनकी मृत्यु होती है, और वहां उसके आगे फिरोज तुगलक इनके पुत्र गद्दी पर बैठते हैं। और इस तरीके से हम इसके फिरोज तुगलक को हम अगले चैप्टर में करेंगे। ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में एक फैक्ट जो रह गया था, ग्यासुद्दीन तुगलक पहले दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन पे भी फोकस किया, किसानों के साथ नरमी दिखाई और नहरें बनाने का काम भी शुरू किया। ये काम फिरोज तुगलक काफी बड़े स्तर पर करेंगे। नहरों के लिए मशहूर फिरोज तुगलक माने जाते हैं, लेकिन ग्यासुद्दीन तुगलक ने ये काम पहले आप कह सकते हैं कि शुरू किया था। तो इस तरीके से ये हमारा आज का चैप्टर दिल्ली सल्तनत का इस पीरियड का समाप्त होता है। आगे के और चैप्टर के लिए बने रहिए और फॉलो कर लीजिए हिस्ट्री की केमिस्ट्री। थैंक यू।